recording the evidence, the court records the evidence. When the court records the evidence, first examination chief is recorded either by the prosecution side, that is through police, prosecutor, or maybe in a private case through a complainant's counsel. And then the accused is given chance to cross-examination, and that is where the role of the leading questions comes. And that is very important part, बिकॉज लीडिंग क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है कि टू इलुसिडेट उसमें से कुछ ऐसा आपको जो उसकी टेस्टिमोनी हुई है जो एग्जामिनेशन चिप में, उसको आपको चैलेंज करना है, उसको अनट्रस्टवर्दी बताना है विटनेस को, एंड आई वोंट कॉल इट फॉल्सिफाई, बट उसको उसकी क्रेडिबिलिटी हिलानी है. दैट इज द जॉब ऑफ एज अ क्रॉस एग्जामिनर. जब भी आप करते हो एज ए काउंसिल ऑफ द एक्यूज या काउंसिल ऑफ द रिस्पोंडेंट, काउंसिल ऑफ द डिफेंडेंट, दैट इज व्हाट योर जॉब इज. तो क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड लीडिंग क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपने यस नो में आंसर दिया है ऐसा सेक्शन 141 कहता है, इतना सिंपल नहीं है. बट जो भी मेरा अनुभव कहता है, आई विल ट्राई कि मेरे अनुभव को मैं शेयर करूं आपके साथ, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है फ्रॉम देयर आई कैन शेयर वॉट एवर आई हैव लर्न. एंड इट इज लाइक, अगर आपने कहा कि अगर एक लेक्चर से या एक किताब पढ़ने से या किसी की एक कोई सीनियर की एक बात सुनने से हमने लीडिंग क्वेश्चन का मतलब समझ लिया, तो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एवरी केस इज स्टैंड ऑन इट्स ओन फुटिंग. नो केस इज सिमिलर टू अनदर केस. कोई भी आदमी जब कोर्ट के सामने आता है तो वो सिमिलर बात नहीं करता है, तो दे टॉक इन अ डिफरेंट लैंग्वेज. तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि ये बहुत अलग चीज है. तो लीडिंग क्वेश्चन के लिए यू हैव टू डू लॉट ऑफ रिसर्च, और वो रिसर्च का मतलब ये नहीं कि पूरी किताबें खंगालनी है. योर केस, आपका जो केस का गिस्ट है वो आपके अक्यूज या आपका जो कहानी होती है, जो स्टोरी होती है, जो फैक्ट्स होता है, ओनली टू पीपल नोज, दैट इज द कंप्लेनेंट एंड द अक्यूज, और द either of the parties, is the plaintiff or defendant or the petitioner or respondent, जो सिविल मैटर है या डीवी का मैटर है. तो we will never know कि एक्चुअल स्टोरी क्या है unless the party comes and tells us the truth. तो ये ट्रूथ आपको कौन बताएगा? हमारी पार्टी बताएगी. तो लीडिंग क्वेश्चन आपका वहीं से तैयार होगा. तो पहले होगा एग्जामिनेशन चीफ बाय कंप्लेनेंट, वो करेगा, और उसको वो जो भी बोलेगा उसको हमको क्रॉस एग्जामिन करना है. तो उसको जब हम क्रॉस एग्जामिन करते हैं तो उस क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हम पूछ सकते हैं? तो क्रॉस एग्जामिनेशन में आप एवरीवेयर यू मस्ट हैव रेड कि इन क्रॉस एग्जामिनेशन आई कैन ट्रेवल एनीवेयर. You can travel anywhere in the sense ये नहीं कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं. You have to always ask the relevant question, और वो relevant question क्या हो सकता है? That depends on the facts of each case. एंड एक और भी मैंने सीखा है मेरे सीनियर से कि क्रॉस एग्जाम में अगर लेंथी हुआ तो मोर द चांसेस ऑफ कन्विक्शन, मोर द लूजिंग, अगर सिविल मैटर तो मोर यू द चांसेस ऑफ लूजिंग द मैटर. इज नॉट ऑलवेज द ट्रूथ, लेकिन जितना आप लेंथी लेते हैं तो कोर्ट को कहीं ना कहीं आप बहुत 15 पेज का 20 पेज का क्रॉस एग्जामिनेशन 3 दिन 4 दिन लेते हैं, तो उसमें से वो मटेरियल निकालना बहुत मुश्किल होता है कोर्ट के लिए भी, क्योंकि यू हैव गिवन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एवरीबडी, और वो पता नहीं आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो निकल जाएगा. तो दैट ऑल्सो, तो इफ द केस इज नॉट वेरी बिग, अगर 10 पेज की चार्जशीट है, 20 पेज की चार्जशीट है, तो हम लोग, जरूरी नहीं है कि हम लोग 50 पेज का क्रॉस एग्जामिनेशन ले, 3 दिन का क्रॉस एग्जामिनेशन ले. इट इज नॉट नेसेसरी, और देयर शुड बी 200 क्वेश्चंस. कभी कुछ लोग बोलते हैं मेरा 300 क्वेश्चंस रेडी है क्रॉस करने के लिए, I will cross him, I will nail him. No, it's not so that. Please, ऐसा नहीं होता है. तो लीडिंग क्वेश्चन इज ऑलवेज अबाउट दी कि उसको हम चैलेंज कैसे करें, और वो क्या चैलेंज करना है कि उसका जो ये आया है एग्जामिनेशन चीफ में, जो उसका मटेरियल आया है, उस मटेरियल को हम चैलेंज करें. तो वो मटेरियल हमको आंखों के सामने होना चाहिए. तो जब भी एग्जामिनेशन चीफ लिया जाता है तो इट्स बेटर वी शुड बी प्रेजेंट इन द कोर्ट, एंड बाय चांस इफ वी आर लेट or we are not there, in our absence the examination chief is recorded, please take a copy of it, read it, and then only ask the leading question, because sometimes there is a possibility we are asking questions in the cross examination about which there is no mention in the chief examination. तो examination chief में वो mention ही नहीं है, तो हम तो record में वो सारी चीजें भी ले आएंगे. तो लीडिंग क्वेश्चन का मीनिंग अगर सेक्शन 141 ऑफ एविडेंस एक्ट आप पढ़ेंगे तो इट इज अबाउट दी कि you are asking a direct question, you are leading a suggestive question, and the answer you wish to know आपको ऑलरेडी मालूम है. I will give an example of that कि आपने किसी को पूछा कि आपका लव मैरिज है, तो नेचुरली आपने अपने क्लाइंट से पूछा ही होगा. अगर इफ यू हैव टेकन योर डन योर होमवर्क प्रॉपरली, तो यू मस्ट हैव टेकन इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर क्लाइंट कि आपका लव मैरिज है, अरेंज मैरिज, तो वो हाँ ही बोलने वाला है.
तो हियर आई विल गिव वन एग्जांपल ऑफ शोएब इलियासी कोर्स। शोएब इलियासी ये एक टीवी एंकर थे, इनका इंडिया मोस्ट वांटेड करके बहुत बोलते ना फेमस सीरियल आता था, और बहुत लोगों ने हम लोगों में से देखा भी होगा। तो जब ये सीरियल आता था इट वाज क्राइम बेस्ड, एंड बाद में सन 2000 में उनकी वाइफ का मतलब जो स्टमक में इंजरी है उससे उनकी डेथ हो गई। तो वो क्राइम का शो करते थे, तो मर्डर ट्रायल भी हुआ, वो 304 बाद में उसमें चेंजेस भी बहुत सारे हुए, तो कहते थे मर्डर ट्रायल चलना चाहिए। तो कुछ समय तो कंप्लेंट नहीं हुई, बाद में कंप्लेंट हुई उसकी। तो उनका जो बैकग्राउंड था क्राइम का, तो उन्होंने बोला कि बताया ऐसे गया कि उन्होंने खुद अपने आप को चाकू घोंपा, यानी खुद उन्होंने अपने आप को इंजरी की और उन्होंने सुसाइड कमिट किया। बट लेटर ऑन बाद में जो मामला दर्ज हुआ तो मर्डर का ट्रायल हुआ, उसमें 498 भी आ गया, 304 भी आ गया, तो बाद में मेडिकल बोर्ड भी उसमें कॉन्स्टिट्यूट हुआ। तो उसमें आई हैव रेड द जजमेंट, उसमें दो चीजें बहुत अच्छी पूछी उसके भाई को, उनकी वाइफ का नाम मंजू था, कि उसे जब डाउरी का जो ये डाला, उसमें एलिगेशन डाला कि इन्होंने डाउरी मांगा और शादी को काफी साल हो चुके थे, तो उनको पूछा गया, उनके भाई जो विटनेस करके आए अपनी बहन की तरफ पे, शी वाज नो मोर अंजू, तो उनको पूछा गया, डिफेंस काउंसिल ने पूछा पहला क्वेश्चन कि इनका जो एक्यूज है और आपकी बहन, इनका लव मैरिज है? तो बोलते हाँ। तो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, सी दिस सजेस्टिव, दिस इज लीडिंग क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि और इसी से उनका दूसरा क्वेश्चन निकला। उनका दूसरा क्वेश्चन क्या निकला, बिकॉज इट वाज अ लव मैरिज, इसमें डाउरी का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो नेचुरली आंसर यही आया कि नहीं, डाउरी का कोई बात ही नहीं था। तो वहीं पर आपका वो जो 498 में उनका एक एलिगेशन था कि डाउरी के लिए उसको टॉर्चर करते थे, वो वहां से निकल गया। बाद में शोएब इलियासी इसमें से बरी भी हुए। इस समय सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने वो उनको ट्रायल कोर्ट में सजा मिली थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, जब दिल्ली हाईकोर्ट में ये मैटर चला तो वहां से वो छूट गए, और जब ये मैटर अभी ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, फिर दिल्ली पुलिस ने इस पर उन्होंने अपील करी है। तो क्रिमिनल मैटर है, तो और वो बहुत शोर शराबा भी हुआ था, इसमें बहुत पब्लिक आउटक्राई भी हुआ था, और उनका जो फैमिली था अंजू का, उनकी वाइफ का, डिसीज वाइफ का, उन्होंने बहुत मतलब प्राइवेट कंप्लेंट भी दाखिल करी है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि आपका जो क्रॉस एग्जामिनेशन है इट विल बी रेड अप टू टिल सुप्रीम कोर्ट। जब उनको जो सेशन कोर्ट ने सजा दी, हाई कोर्ट में भी ये बयान उनके सब सारे पढ़ा गए क्रॉस एग्जामिनेशन। तो जब भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन लेते हो तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन रिकॉर्ड आपका सुप्रीम कोर्ट तक रहेगा, मतलब एंड ऑफ तक रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो यू शुड ऑलवेज नो, इट शुड टेक इट वेरी सीरियसली। अगर आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में थोड़ा भी आपको डाउट है कि यहाँ पे कुछ मालूम है कि केस बहुत सीरियस है, गंभीर है, तो आपको वहां से हिलना ही नहीं है। आपका फोन बजे, आपका कोई इंपॉर्टेंट, अनलेस अंटिल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोर्ट से बाहर भी नहीं आना है। ऑलवेज कीप अ जूनियर विद यू, कि वो ध्यान रखे कि कोई चीज अपने से छूट नहीं गई है। देर इज अ पॉसिबिलिटी, जब एग्जामिनेशन चीप होता है तो कोई चीज एक आध चीज छूट जाती है, हमको सुनाई नहीं देता है, तो ऑलवेज मेक अ नोट ऑफ इट, क्योंकि एग्जामिनेशन के बाद तुरंत कभी कभी क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए बोलते हैं कुछ जजेस, समटाइम यू डोंट गेट टाइम, तो इट इज वेरी। तो शोएब इलियासी का केस उस इससे भी बहुत है कि लीडिंग केसेस, मतलब लीडिंग क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, तो ये भी जरूरी है, क्योंकि एक आपके एक कहने से कि डाउरी का कोई यही ना, वहां पर एलिगेशन ही निकल गया, तो 498 ही निकल गया, तो 304 भी निकल गया, क्योंकि आप उनको बताया गया कि टॉर्चर आप करते हो उनको, कि डाउरी हमको सामान चाहिए, पैसे चाहिए, बट ये वो निकल गया। तो शोएब इलियासी का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस समय वो पेंडिंग भी है, बट यू मस्ट रीड, गो थ्रू दैट जजमेंट। Now coming back to cross examination and the leading क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसके पहले क्रॉस एग्जामिनेशन का छोटा सा कुछ मेरे हिसाब से मैं सोचती हूँ कि ऐसे होना चाहिए कि जब भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोई विटनेस को आप जब उसको सामने देख रहे हैं, तो ऑलवेज रिमेम्बर कि वो विटनेस को एड्रेस, विटनेस आपका दुश्मन नहीं है, आप सिर्फ आपका केस लड़ रहे हैं। यू मे बी रिप्रेजेंटिंग योर क्लाइंट विद ऑल मतलब विगरनेस के, नहीं मेरे को लड़ना ही है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट नेवर एवर इंसल्ट द विटनेस, कभी विटनेस से झगड़ा नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट, विटनेस अगर हम से एज में बड़े हैं तो उनको भाई साहब, सर, मैडम, जो भी मतलब आपको ठीक लगता है उस समय उनकी उम्र के हिसाब से वैसे ही बात करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि विटनेस की भाषा में बात करनी है। That is why you will always find Sara cross examination in all the courts except few matters. It will always be in the local language, either in the Marathi or Hindi
या फिर कोई और जो साउथ के कोर्ट्स है वहाँ के लैंग्वेज में ही होगा, क्योंकि विटनेस वही भाषा समझता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी विटनेस की भाषा में, अगर आपको मराठी अच्छी आती है तो मराठी में बात कीजिए, आप अगर कर्नाटका में है तो वहाँ की लैंग्वेज में, अगर नहीं है तो लोकल लॉयर को साथ में लीजिए, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन ये ऐसी चीज है कि आप जितना उसकी भाषा में पूछेंगे वो जल्दी समझेगा। अगर आपने इंग्लिश में यहाँ वहाँ पूछा तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अगर समझता ही नहीं है तो वो आपको आंसर नहीं करेगा। तो उसकी भाषा में पूछना जरूरी है, उसका इंसल्ट नहीं करना है, उसको गुस्सा नहीं दिलाना है, और आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं होना है। अगर विटनेस ने आपसे गुस्सा कर लिया, उसको अनॉय करना ठीक है, बट आपने उससे झगड़ा कर लिया या को प्रिसाइडिंग ऑफिसर से फोर्स किया ये क्वेश्चन रिकॉर्ड ही कीजिए, तो दैट इज नॉट द वे टू डू इट। यू कैन ऑलवेज मेक एन एप्लीकेशन कि दिस क्वेश्चन माय लॉर्ड और the presiding judge ki honorable sir, this question is very important and court mein record it. You can always give an application. So this is also very important. और जब भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन लेते हैं, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत सारा कोर्ट के लोग, मतलब हाउ आई विल टेल यू, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ और उसका आंसर विटनेस देता है, और विटनेस जो आंसर देता है वो जज साहब, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर बात बोलते हैं, एंड देन भी बाबू जो होता है या जो टाइपिस्ट होते हैं वो टाइप करता है। तो देयर आर 4 पीपल इन्वॉल्व। क्वेश्चन मैं पूछूंगी, आंसर वो देगा, विटनेस देगा जो कटघरे में खड़ा है, और तीसरा जो जज साहब है वो जो वर्ड बोलेंगे उसके बाद ही टाइप होगा। कभी भी टाइपिस्ट डायरेक्ट टाइप नहीं कर सकता। तो जब वो टाइपिस्ट टाइप कर ले उसके बाद ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है। नहीं तो हम यहाँ रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उत्साह में, लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा आंसर टाइप हो रहा है कि नहीं, और पहली बार टाइप हो रहा है तो क्या टाइप हो रहा है, और जब वो टाइप हो रहा है तो प्लीज ट्राई टू ऑलवेज लिसन कि क्या टाइप हो रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ और जब चौथा आदमी टाइप कर रहा है तो पॉसिबली कि एक कहानी, मतलब यहाँ से अगर हमने कोई वर्ड बोला एक के कान में, वो चौथे आदमी के इसमें जाते हैं वर्ड का कुछ नहीं अपभ्रंश हो जाता है, ऐसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि क्या टाइप किया है। अगेन समटाइम यू कैन ऑलवेज आस्क सर मे आई नो व्हाट इज रिकॉर्डेड। तो दिस इज, ऐसा कुछ नहीं, आप हम्बली पूछ सकते हैं। अब मैं हमेशा पैरा चेंज करने के लिए बोलती हूँ क्रॉस एग्जामिनेशन में, विच इज वेरी रेयर, बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन बोलना चाहिए, क्योंकि आपका क्रॉस एग्जामिनेशन 2-3 पार्ट में होगा। पहले आपने, अगर वो डिवोर्स मैटर है तो शादी के पहले की घटना पूछ लोगे, शादी के बाद की पूछोगे, और फिर सेपरेशन के बाद की पूछोगे, बच्चा होने के बाद पूछोगे। तो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर पैरा चेंज टू दी ऑनरेबल कोर्ट। तो यू कैन ऑलवेज हमेशा पैरा चेंज भी मांगना चाहिए, कंटिन्यूस एक ही इसमें। तो आप वो जो महत्वपूर्ण जो भाग है कोर्ट के सामने लाते हैं, कभी आपने डाउरी के बारे में पूछा है, कभी आपने लव मैरिज के बारे में पूछा है, तो आप 4-5 पार्ट, 6 पार्ट, 8 पार्ट कर लीजिए आपके क्रॉस एग्जामिनेशन की कैसे पूछना है। तो नाउ कमिंग बैक टू द लीडिंग क्वेश्चन, ऑलवेज रिमेंबर कि लीड का मतलब है सजेस्ट करना। तो सेक्शन 141 एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो लीडिंग में जो आप उसको सजेस्ट कर रहे हो, कि जैसे आपने पूछा आपका लव मैरिज है क्या, अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरी है क्या, तो नेचुरली, और उसके पहले आपको अपना होमवर्क कर लेना है, क्योंकि अगर वो बोलता है बच्चे की स्कूल की फीस भरी है और आपके क्लाइंट ने बोला है आपको कि नहीं इन्होंने तो नहीं भरी है, अगर नहीं भरी है तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी होना कि आपके पास कोई फीस का कागज है या बैंक से भरी है, बैंक ट्रांसफर का कोई, अब स्क्रीनशॉट बता सकते हैं, आज के जमाने के हिसाब से व्हाट्सएप के रिकॉर्ड से मैं बोलती हूँ, अब स्क्रीनशॉट बता सकते हैं इंटरनेट का कि आपने बैंकिंग नेट ट्रांसफर किया है। तो वो नेक्स्ट सजेस्टिव क्वेश्चन होगा, सजेशन होगा, दैट इज आल्सो अनदर पार्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, बट वी विल डिस्कस इन द अदर लेक्चर्स। बट टुडे लीडिंग क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, और जब भी आप लीडिंग क्वेश्चन प्रिपेयर करें 1, 2, 3, 4, तो 1 और 2 क्वेश्चन के बीच में थोड़ी सी जगह रख लीजिए, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने क्वेश्चन कुछ पूछा, उसने कुछ आंसर दिया। तो वेन एवर यू आस्क लीडिंग क्वेश्चन, तो बोले लव मैरिज है, उसके आगे वो कुछ भी वर्ड यूज ना करे, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर उसने एक्सप्लेनेशन दिया तो आप उसको पूछिए कि मैंने आपसे हाँ या ना में जवाब पूछा है। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब ही होता है कि हाँ या ना में जवाब है। अगर उसने एक्सप्लेनेशन ले लिया तो कोर्ट हमेशा रिकॉर्ड होता है विटनेस वॉलंटियर्स, और वॉलंटियर जब भी वो करता है वो हमारे फेवर में नहीं करता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। वेरी रेयरली विटनेस वॉलंटियर करता है, और जो चीज वो वॉलंटियरली एक्सप्लेन करता है उसी पे भी वापस क्वेश्चन हो सकता है। तो whenever you note down the question 1, 2, 3, 4, please keep a little place in between the 2 questions so you can jot down. You can use 2 kinds of pen, red and the blue or black, whatever you like, but you try to use 2 kinds of, और आपका क्वेश्चन नोट डाउन ही रहना चाहिए। एंड बिफोर दैट जब भी चार्जशीट आ जाए, अगर क्रिमिनल केस है तो आपको पूरा चार्जशीट बाय हार्ट होना चाहिए, एटलीस्ट वो विटनेस का 3-4 बार आप पढ़ लीजिए, यू विल ऑलवेज नो कि आपको
क्या करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास चार्जशीट आ जाती है या एविडेंस आपके पास जो रिकॉर्ड किया हुआ एग्जामिनेशन जो पहले लिखा हो तो वो आप ले आइए। तो आप उसके उसके आधार पर ही क्वेश्चन पूछना है आपको। बहुत सारी चीजें आई एम रिपीटिंग कि कई बार विटनेस हॉस्टाइल डिक्लेयर हो जाता है और हमें पता नहीं तो हम सीधे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। अगर उसने हमारे अगेंस्ट में कुछ बोला ही नहीं तो हमको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। देयर आर 3 एक्यूज, उसने ए बी का नाम लिया, सी का नाम ही नहीं लिया, तो यू कैन ऑलवेज से सर क्रॉस इज डिक्लाइन। क्रॉस डिक्लाइन कर रहा है मतलब आप क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं। अगर आपने क्रॉस किया और क्रॉस में बोला कि 3 लोग थे और तीसरा आदमी कौन था उसने आपके एक्यूज का नाम लिया तो फिर बंटाधार हो गया। तो नेवर एवर आस्क क्वेश्चन व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड। अब लीडिंग क्वेश्चन को तैयार कैसे करना है, लीडिंग क्वेश्चन के लिए मैं एक अपने केस का सेशन कोड का उदाहरण दूंगी। ये 304B का केस था और 490D का था और जोगेश्वरी एरिया का केस था। इसमें जो एक लेडी थी उसके 2 बच्चे थे और वो उसको बर्न इंजरी से वो एक्सपायर हो गई। और जिस दिन बर्न हुई 2 बच्चे थे उसका, तो बड़ा बच्चा तो दोनों बच्चों को घासले से लेके खुद को जला रही थी। बड़ा बच्चा थोड़ा आग को समझता था वो भाग गया, लेकिन जो छोटा बच्चा था उसने उसको ऐसे हक कर लिया तो वो उसके साथ जल गया। इट वॉज वेरी बहुत ये पेनफुल था। तो जो केस हुआ वो मदर इन लॉ पे हुआ और इस पे पति पे हुआ क्योंकि उसने डाइंग डिक्लेरेशन में इन दोनों का नाम बोला था। अब डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट के सामने आ गया, मैटर ट्रायल कोर्ट शिवड़ी कोर्ट में चला। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं, बच्चे को लेके एक्सपायर हो गई तो मतलब इट वाज वेरी सीरियस कि उसको कितनी तकलीफ हो गई कि खुद को भी जला लिया, अपने दोनों बच्चों को साथ में जला रही थी। तो नेचुरली पूरा सिंपैथी प्रोसिक्यूशन केस को रहेगा और शादी को भी विद इन 7 ईयर्स ही था। तो काफी मतलब तनाव का मैटर था कि मैं क्या करूं। मैंने वो सास को बुलाया, जब वो बेल पर छूट गई तो मैंने उसको बुलाया कि ऐसा क्या हो गया कि उसने क्यों जला। तो देखिए वो सास है ना, मैंने उसको पूछा कि वो बोलती मैं क्यों उसको जलाऊंगी या फिर मैं उसको क्यों टॉर्चर करूंगी। तो उसने मुझे कहा कि ये तो मेरी रिलेटिव है। तो मैंने बोला कैसे रिलेटिव, बोलते ये मेरे कजिन भाई की बेटी है। तो मैंने बोला फिर तुमने अपने यहाँ क्यों रखी। तो मतलब वो बोलती बचपन से मैंने इसको पाला है। तो बोलता है अरे उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली। तो मैंने बोला दूसरी शादी इसका मतलब पहली वाइफ। तो बोले पहली वाइफ जलकर मरी। फिर बोलती उसकी मासी भी जलकर मरी। तो देखिए अभी ऐसा नहीं है कि कोई उसके फैमिली में सारे जल के मरे तो कोर्ट ने मेरे को पूछा इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये भी जलकर मरी, इसका मतलब आप ऐसे ही ये को तो कानून के दायरे में मैं बिठा नहीं सकती थी, बट इट हेल्प मी। तो मैंने बोला अच्छा उसकी माँ भी जल के मरी थी, उसकी मासी भी जल के मरी थी, ये 2 इंसिडेंट हो गए। फिर मैंने बोला आपके पास क्यों थी बचपन में, क्योंकि उसकी जो सौतेली माँ थी स्टेप मदर फादर ने दूसरी शादी कर ली थी, वो बहुत तकलीफ देती थी। और फिर इसने अपने बेटे से ही इसका शादी कर लिया था, अपने 2 नंबर उसके 2 बेटे थे तो उसके दूसरे बेटे से इसकी शादी कर ली थी। क्योंकि ऐसे हमारे में मतलब हमारे देश में ऐसा कुछ है कि माँ बहन भाई एक दूसरे को बेटा बेटी दे देते हैं और शादियां होती है कुछ समाज में ऐसा होता है। तो इसने बोला मैंने अपने यहाँ रखा। फिर उसने मुझे इसका रिजल्ट भी बताया कि मैंने इसको पढ़ाया भी है। फिर एक एलिगेशन था कि पूरा गहना अपने पास रखा था, उसने पूरा गहना अपने पास रखा था सास ने। तो मैंने बोला आपने गहना भी उसका रख दिया था। तो वो बोलती नहीं मैंने फोटोग्राफ है, मेरे पास फोटोग्राफ है। वो 3 दिन पहले शादी में गई थी, बहुत खुश थी, वो उसका फोटोग्राफ भी उसने बताया जिसमें उसने सारे गहने पहने थे। तो मैंने बोला वो शादी का फोटोग्राफ लेगा क्योंकि एक रिलेटिव का शादी था उसने अटेंड किया था। तो रिलेटिव का फोटोग्राफ हम लोग को मैरिज का मिल गया। और फिर इसके अलावा उसका जब फादर आया कोर्ट में तो मैंने ये सारे क्वेश्चन उसको पूछा क्योंकि वो लड़की तो थी नहीं। तो ये सारा क्वेश्चन उसको पूछा तो इसका जवाब नेचुरली वो लीडिंग केस में ही लीडिंग क्वेश्चन में ही आएगा आपको कि आपकी वाइफ एक्सपायर हुई, बोलता हाँ आपने दूसरी शादी की, तो हाँ आपकी वाइफ जलकर एक्सपायर हुई, उनकी बहन भी जलकर एक्सपायर हुई। तो कोर्ट ऑब्जेक्शन ले रहा था बट मैंने पूछा कि नहीं आई एम जस्ट ब्रिंगिंग कि उसका हिस्ट्री क्या है। तो बोले हिस्ट्री से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा डाउरी का निकल गया। मैंने बोला कि और जो फोटोग्राफ था वो भी मैंने बताया, जो पुलिस ने बरामद नहीं किया। वो पुलिस मुझे हेल्प करने के लिए नहीं केस रजिस्टर करती है, तो ये भी ध्यान रखिए। सारी चीज आई। फिर मैंने ये भी पूछा कि उसको लैंग्वेज कौन सा आता था। तो वो यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश मीडियम में पढ़ी थी, उसको हिंदी लिखना पढ़ना नहीं आता था और इंग्लिश भी वो 6-7 तक ही पढ़ी थी, तो उतना ही वो जानती थी। उसको हिंदी बिल्कुल लिखना और उसको साउथ की कोई लैंग्वेज आती थी। तो बाद में डॉक्टर भी आए इस केस में, तो डाइंग डिक्लेरेशन में भी डॉक्टर ने कहा, मैंने उसको पूछा कि सवाल उसको पूछा आपका देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। मैंने बोला डॉक्टर यू हैव रिकॉर्डेड डाइंग डिक्लेरेशन, बोलते यस। तो बोलते हैं एक्चुअली वो डाइंग डिक्लेरेशन के पहले ही एक्सपायर हो चुकी जो मुझे क्लाइंट ने बताया था, आपका होमवर्क अच्छा होना चाहिए। तो मैंने उसको पूछा कि आपको उसने कौन सी भाषा में बताया।
तो वो बोलता है कि वो सोच रहा था, तो मैंने पूछा तिने तुम्हाला कुठल्या भाषेत उत्तर दिलं? तो उसने वैसे ही कहा कि मराठीमध्ये उत्तर दिलं। तो जैसे ही वो मराठी में बोला, उसको ध्यान नहीं रहा। डॉक्टर का नाम कुछ अलग था, भानुशाली डॉक्टर, मुझे आज भी नाम याद है। तो वो लोग कि नहीं, वो मतलब ऐसे पूछा मैंने उनको कि मराठी में पूछा, तो उनको लगा कि वो मराठी में आंसर दिया होगा। तो इसकी वजह से उन्होंने बोला कि वो मराठी में, जबकि पूरा जो चार्जशीट है उसमें लिखा था कि जो डाइंग डिक्लेरेशन नीचे भी लिखा था कि उसको हिंदी में समझाया गया है। उसको, क्योंकि उसको लैंग्वेज कुछ भी नहीं आती, तो मराठी आने का सवाल ही नहीं है। तो मैंने उसको सारा पूछ लिया था पहले ही, मेरे क्लाइंट को। तो इस बात का मुझे फ़ायदा हुआ। और वो उसके जो डाइंग डिक्लेरेशन से लिखा था कि उसको मराठी का कुछ भी नॉलेज नहीं है, उसको हिंदी में समझाया गया था। तो डॉक्टर के कहने पे अगर डाइंग डिक्लेरेशन भी अगर रिकॉर्ड हुआ है, तो आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और उसमें एक छोटी-सी घटना थी कि जो मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने उसके भाई को कुछ, मतलब जो उसके फादर थे उस लड़की के, उसको कुछ पैसे भी दिए थे, कुछ 50-60 हज़ार बिज़नेस करने के लिए। तो इनफैक्ट हमारे से पैसा चला गया था, बेटी मतलब ससुराल से पैसा वहां भेजा गया था। इससे ये पता चलता है कि डाउरी का कोई सिस्टम ही नहीं था। और ये सारी चीजें को मुद्देनजर, डाइंग डिक्लेरेशन सब झूठा पड़ गया। इसको दोनों सास और वो पति बरी हो गए। बट सी लीडिंग क्वेश्चन पूछने का हिम्मत भी आप रख सकते हैं, बट देन आपका जो होमवर्क है, रिसर्च है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और रिसर्च लॉ की किताबों में भी होगा, लेकिन आपको फैक्ट्स का रिसर्च बहुत अच्छा मालूम होना चाहिए, क्योंकि विटनेस को आप लीगल क्वेश्चन नहीं पूछते हो। सी लीडिंग क्वेश्चन डज नॉट मीन लीगल क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन इट मीन्स कि आपको फैक्ट्स आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और वो हर केस का स्ट्रांग होगा। आप बहुत सारे केसेस पढ़ लेंगे। आई विल ऑल्सो मेंशन जेसिका लाल केस हियर। जेसिका लाल का जो केस है मनु शर्मा का, आपको मालूम होगा कि इसमें जेसिका लाल बार में जो शराब सर्व करती थी, अल्कोहल, तो उन्होंने दिया नहीं, तो मनु शर्मा ने उन्हें गोली चला ली, तो वो वहीं पर उनकी डेथ हो गई। अब इस केस में भी आप देखेंगे ना, इसमें भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, अब ये केस इसका बिल्कुल उल्टा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उनको लीड किया है। तो अगर आप क्रिमिनल ट्रायल का, इसका मतलब ये नहीं कि लीडिंग क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है। तो लीडिंग क्वेश्चन सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन पूछ सकते हैं। आप उसको एग्जामिनेशन चीफ में जो प्रोसिक्यूटर या कंप्लेनेंट लेता है नहीं पूछ सकते, और री एग्जामिनेशन में भी नहीं पूछ सकते। लेकिन विद द कोर्ट ऑफ परमिशन देयर इज अ सेक्शन कि आप पूछ सकते हैं, लेकिन कोर्ट की परमिशन लेने पड़ती है। तो इन दिस केसेस जेसिका लाल में अगर राम जेठमलानी सर ने एक जिरल आई थी, और एक मैटर है वारके जोसेफ का वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो दीज टू मैटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जेसिका लाल, सुहेब इलियासी के बाद जेसिका लाल का केस में मैं आपको कहूंगी, अगर इफ यू रीड दिस जजमेंट, इसमें उन्होंने, सर ने कहा था, राम जेठमलानी सर ने, कि जो पीपी है, सरकारी वकील है, वो पूरा केस लीड कर रहा था। अगर वो बोल रहा है, वो पूरा कहानी उसको बोल रहा था, हाँ ये आदमी, इसको आप लीड कर रहे हो कि अरे ये आदमी था ना वहां पर, मनु शर्मा के साथ ये था ना, उन्होंने ये कलर की शर्ट पहनी थी। नो, दिस इज नॉट अलाउड। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूरा केस ही लीड कर देगा, तो एक्यूज के लिए क्या बचेगा? ही विल नॉट गेट अ फेयर ट्रायल। तो फेयर ट्रायल जो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि एवरी पर्सन हैज गॉट अ राइट टू फेयर ट्रायल बाय प्रोसीजर ऑफ लॉ, उसका वैसा होना चाहिए, पूरा उसको चांस मिलना चाहिए। अगर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूरी कहानी खुद कहलवा देगा उससे, उसको पढ़वा कर, तो एक्यूज को आप बचाओगे कैसे? और हो सकता है कि जो चार्जशीट में लिखा है वही सच है, हमेशा नहीं है। क्योंकि देखिए, एक कहानी जब 4 लोगों से पास होकर जाती है, तो उसमें डिफरेंस भी हो जाता है। अगर हमने आज भी कोई कहानी हम सुनकर बड़े हुए, तो जब हम अपने बच्चों को बोलते हैं, हम अगली पीढ़ी को बोलते हैं, दूसरों, तो उसमें कुछ या तो कुछ घटा देते हैं या कुछ बढ़ा देते हैं। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि जो ट्रायल चलता है, क्रिमिनल हो सिविल हो, उसमें जो प्रोसिक्यूशन है वो अपना केस कभी भी लीड नहीं कर सकता। और इसका पीछे की, मतलब जो इसका पीछे का सब्सटेंस ये है कि उसको अपना केस मालूम होना चाहिए। वो पढ़ लिख कर नहीं आएगा अपना केस। हो सकता है उसको चेक नंबर याद नहीं हो सकता है उसको गाड़ी का नंबर याद नहीं हो, लेकिन गाड़ी पीले कलर की है, या फिर एक्यूज ने उस दिन लाल कलर की शर्ट पहनी है, ये भी अगर वो किताब देखकर बोलेगा, या वो चार्जशीट देखकर बोलेगा, या सरकारी वकील उसको लीड करेगा, तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो दिस वाज वन केस जिसमें कहा गया था कि ऐसे वो सस्टेन नहीं हुआ, लेकिन उसमें और भी बहुत सारा एविडेंस था, बट ये पॉइंट उसमें लिया गया। तो जेसिका लाल का मर्डर केस, क्योंकि आप प्लीज पढ़िएगा, उसका नाम है सिद्धार्थ वशिष्ठ एलियस मनु शर्मा। तो दिस इज ऑल्सो दिल्ली केस। ना अनदर केस वारकी जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें भी लीडिंग क्वेश्चन बहुत पूछा गया था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बहुत सारे लीडिंग क्वेश्चन पूछ लिए थे,
और इसका ये फायदा ये होगा कि जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट 302 मर्डर ट्रायल था, फिर भी इसको छोड़ दिया गया, क्योंकि जब अगर आपने सारा क्वेश्चन पूछ लिया है तो आपने ट्रायल पूरा विशिएट हो गया है, सारा ही क्वेश्चन लीड कर लिया, तो एक्यूज को फेयर ट्रायल नहीं मिला। तो 302 का मर्डर का केस होते हुए भी ये केस क्या हुआ, ध्यान रखिएगा कि इसमें जो एक्विटल मिल गया, अपील अलाउ हो गई। तो यू शुड ऑलवेज, जब सरकारी वकील लीड कर रहा है तो यू शुड ऑलवेज ऑब्जेक्ट। लीडिंग केस क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आपका ही अधिकार है, लेकिन सरकारी जो वकील है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या फिर कंप्लेनेंट का वकील है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस केस में उसका जो पिटिशनर का वकील है, तो ऑलवेज रिमेम्बर अप्लीकांट का वकील है या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट पिटिशनर का लॉयर है, इफ दे आर लीडिंग देयर केस यू शुड ऑलवेज ऑब्जेक्ट। अगर जज साहब नहीं मानते तो आप राइट एक एप्लीकेशन दे, यू कैन नॉट लीड द विटनेस, आप एप्लीकेशन लिखिए और कोई डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज योर राइट, दिस इज रिटन इन द एविडेंस एक्ट। ये कोई हम लोग अपने आपस से बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरा लॉ है कि आप लीड नहीं कर सकते, नहीं तो एक्यूज को जो क्रॉस एग्जामिनेशन का है उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो लीडिंग का दो थिंग है, एक तो प्रोसिक्यूशन लीड नहीं कर सकता और एक्यूज को पूरा अधिकार है। तो प्रोसिक्यूशन लीड कर रहा है तो आपको ऑब्जेक्शन करना है, आज के लेक्चर का यही सार है। और आप जब लीडिंग क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका जो रिसर्च है फैक्ट का वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जब डॉक्टर को पूछते हैं तो जैसे मोदी ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये सारा नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर डॉक्टर से पूछते हैं, मैंने सिर्फ भाषा के बारे में पूछा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा ज्ञान था उस समय कि इस डॉक्टर को नहीं मालूम कि लड़की वो साउथ की कन्नड़ या कोई वैसी लैंग्वेज बोलती थी, वो और वो लैंग्वेज कोई जानती ही नहीं थी, इंग्लिश थोड़ा बहुत उसको लिखना पढ़ना आता था, उसको वो लैंग्वेज आती नहीं, तो आई वॉज वेरी श्योर कि वो नहीं बोल पाएगी, उसको मराठी हिंदी का कोई खास ज्ञान नहीं था, हिंदी वो समझ लेती थी लेकिन ऐसा वो पढ़ वगैरह नहीं सकती थी, उसको समझाना पड़ता था, पढ़ने के तो बात ही नहीं थी। तो दिस इज ऑल, आपका जो होमवर्क है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। नाउ आई विल गिव सम एग्जांपल कि लीडिंग क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो लीडिंग क्वेश्चन कैसे बनाना है, इसके लिए कुछ जो मेरे केसेस है मैं उनमें आपको ये ले लेती हूँ कि जैसे 498 का केसेस है, 498 में यू विल ऑलवेज फाइंड कि पूरी फैमिली के अगेंस्ट कंप्लेंट डाल दिया है। तो जब आपके सामने मैटर है तो आप उस वाइफ को क्वेश्चन जिसने 498 कंप्लेंट डाली उसको पूछ सकते हैं कि ये जो आपकी ननंद है ये कहाँ रहती है, तो नेचुरली वो दिल्ली रहती है, उन्होंने केस बॉम्बे में डाला है, तो उनकी शादी हो चुकी है, इसका आंसर यस नो में ही आने वाला है। अगर वो नहीं, वो बोलती झूठ बोलती शादी नहीं हो चुकी, तो आपके पास तो कुछ ना कुछ प्रूफ होगा, यू कैन ऑलवेज ब्रिंग उसका इनविटेशन कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट ला सकते हैं। तो आप उसकी क्रेडिबिलिटी हिला रहे हो कि आपकी ननंद तो आपके साथ रहती नहीं, फिर आपने कंप्लेन क्यों की, आपकी शादी को 6 महीने हुए, 6 महीने में ननंद कितनी बार आई, तो आप ऑलवेज ये प्रूफ ले सकते हो। तो अगर आपने बोला कि 490 केस में कि आपकी जो ननंद है वो ये सच है कि वो मैरिड है, ये लीडिंग क्वेश्चन आप लीड कर रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है ये सच है और वो उनका जो आंसर आना है वो यस में ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो दिल्ली, शादी उनके बाद वो दिल्ली रहती है, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो अगर उसके 2 बच्चे वो स्कूल जाते हैं तो वो यहाँ आकर नहीं रहने वाली, तो अगर उनको भी डाउरी केस में डाल दिया है तो ऑलवेज रिमेंबर। कई बार तो ननंद अमेरिका में रही है तो भी कंप्लेंट में डाल दिया क्योंकि उसने मुझे फोन किया, फोन पे मुझे टॉर्चर किया, तो वो जो डिग्री है और उसका कोई प्रूफ तो नहीं है, तो ऑलवेज रिमेंबर ये जो डिग्री है मतलब उसका अगर उसका टॉर्चर का, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। कई बार ऐसा बोलते हैं कि मुझे बहुत मारा पीटा गया, शादी की पहली रात से मारा पीटा गया और शादी को 10 साल हो गए एंड पहली बार मैटर आता है कोर्ट के सामने, तो यू कैन ऑलवेज थिंक कि आपको जब पिछले 10 साल में मारा गया तो आपने कंप्लेंट की, वो बोलेगी नहीं, अगर की है तो उसको प्रूव, अगर आपने किसी को बताया था आपको मारा पीटा गया आपने 10 साल, तो दिस इज स्ट्रेट क्वेश्चन, आप लीड कर रहे हो विटनेस को कि आपने इसने कभी आपने कंप्लेंट नहीं की, दिस ऑल ऑलवेज यू कैन रिमेंबर। फिर नेक्स्ट है कई बार पंच विटनेस आ जाता है। अब पंच विटनेस ऐसा होता है ना कि वो उसको स्टॉक विटनेस भी बोलते हैं, अगर आप नॉर्थ में कहीं जाएंगे तो बोलते हैं पालतू विटनेस है, मतलब इसको सब पता है, ये जो पुलिस कहेंगे वही कहेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि वो सारा वो पंच विटनेस वो बार बार कोर्ट में आता है, स्टॉक विटनेस भी बोलता है, उसको पूरा पंचनामा याद होता है, हमारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं कि उसका पंचनामा तोड़े, वो वेपन डिस्कवरी का भी हो सकता है, वो जगह का स्पॉट पंचनामा भी हो सकता है, तो वो हाउ हम लोग कैसे करेंगे उस समय, तो उसको एक ही उसको अब उसको पंचविटनेस को ध्यान से एक ही पूछना है कि आपका बिजनेस क्या है, वो बोलेगा मेरा दुकान है, हो सकता है उसका कपड़े का दुकान हो, पुलिस आपके दुकान पर आती है क्या, अब इसको भी लीड ही करे, पुलिस आपकी दुकान पर आती है तो हाँ ही बोलेगा पुलिस आपके आसपास ही है, तो ये बहुत सारा चीजें हैं। अब छोटा मतलब उसको आपको मालूम है कि इसका
आंसर है, तो लीडिंग क्वेश्चन का मतलब आपको ऑलरेडी पता है आपका आंसर क्या है, लेकिन वो कोर्ट में लाना है। और आप पुलिस स्टेशन जाते हो, आपका लाइसेंस का काम होता है, आपकी पुलिस से अच्छी जान पहचान है, अगर आप उसको ध्यान से ऐसे समझाएंगे ना, थोड़े समय बोलेगा। आप किसी और केस में भी तो कभी कोर्ट आए थे पहले, कि पहली बार ही आए हैं? आप बोल सकते हैं, आप उसके 2 साल पहले भी आए थे, आप इसके पहले भी कभी गवाही दे चुके हैं क्या? तो यू कैन ऑलवेज शो कि स्टॉक विटनेस है, ये पुलिस का माना हुआ विटनेस है, मतलब पालतू विटनेस है, हमेशा आता रहता है। दिस ऑल्सो वी शुड नो। तो पंच विटनेस का हो गया। देन डीवी केस है, मेरे पास एक केस था, उसमें जो उस पे भी डाउरी का एलिगेशन था कि उन्होंने 10-15 लाख मांगे। तो ऐसे वेग एलिगेशन, एक जगह 10 लाख लिखा है, एक जगह 15 लाख लिखा है, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन तो था। लेकिन इसके अलावा मैं लीडिंग केस का बोल रही हूँ, तो मैंने बोला कि आपके बेटे की शादी, आपकी बेटी की शादी के बाद हुई, उसकी मदर आई थी, लड़की की मदर आई थी, और मैं रिस्पोंडेंट हस्बैंड के लिए थी। तो बोलते हाँ, तो बोलते मैं बोली शादी आपकी बेटी के पहले हुई? बोलते हाँ। उसके बाद आपके 2 साल के बाद बेटे की शादी हुई? हाँ। तो मैंने बोला फिर उस समय आपने आपकी जमाई से पैसे लिए? तो वो सोचा और फिर बोला हाँ देखिए, आपने जमाई से पैसे लिए, कितने पैसे लिए? तो इस बार वो मुकर गई, मुझे नहीं पता। तो फिर मैं बैंक रिकॉर्ड लेके आई थी और मैंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बना दिए थे, मैंने कोर्ट को भी दिया, उनको भी बताया। तो उनको बताया तो उन्होंने बोला कि हाँ ये बैंक का रिकॉर्ड है। अब उसको हाँ बोलना है ना बोलना है वो उनकी मर्जी, लेकिन मैंने कोर्ट के माइंड में तो डाल दिया है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, कि डाउरी का इल्जाम लगाया है और शादी के 2 साल बाद इसके बेटे का शादी, मतलब उनके साले का शादी है, तो मेरे क्लाइंट ने मतलब उनकी बेटी के हस्बैंड से उन्होंने पैसे लिए थे उसकी शादी के लिए, तो डाउरी का एलिगेशन तो निकल गया। तो दिस इज सिंपल। फिर एक ब्रदर एंड सिस्टर का मैटर था डीवी में, तो वो लिखती नहीं, वो सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट लिखती है, हमारा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, मुझे घर से निकाल रहा है। मैंने बताया आपकी शादी को 25 साल हो गए? बोली हाँ। आप शादी के बाद कहाँ रहती हो? आपका भाई कहाँ रहता है? तो फिर से बोले भाई उस प्रॉपर्टी। मैंने बोला आपकी शादी हो चुकी है ना, 25 साल हो गए, तो आप तो अलग ही रहती होगी, नेचुरल है। तो दिस इज लीडिंग क्वेश्चन ये सब। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, कई बार हमको पता नहीं कि प्रॉपर्टी से मोस्टली जो केसेस होता है वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, या फिर रिलेशन में डिस्प्यूट हो जाता है, या फिर मनी का चीटिंग का हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर चेक बाउंसिंग का केसेस भी हम लोग ले सकते हैं, उसमें भी लीडिंग कर सकते हैं। पर जब लीडिंग क्वेश्चन चेक बाउंसिंग के केसेस में आप देखें तो हमेशा देखिए जो कंप्लेनेंट का लॉयर है वो अगर चेक बाउंसिंग केस में लीडिंग कर रहा है तो आपको ध्यान रखना। लेकिन आजकल वहाँ लीडिंग का नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर एफिडेविट और एविडेंस हो जाता है, तो क्रॉस में आपका स्कोप काफी कम रहता है। तो यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन लीडिंग क्वेश्चन, क्योंकि आपको आंसर यस नो में ही चाहिए। आपने यहाँ वहाँ ट्रेवल किया क्रॉस एग्जामिनेशन में तो आपका कोई मतलब नहीं है, आपको चेक के बारे में ही पूछना है। अगर उसने लोन दिया है, समझो वो 20 लाख का लोन है, तो उनको पूछना है आप किराए के घर में रहते हो, आप क्या काम करते हो, ये सारा पूछना है। इसके अलावा उनको ये भी पूछना है कि आपने जो ये लोन दिया है वो आपने इनकम टैक्स में बताया क्या है। उसके पहले आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपने इनकम टैक्स भरते हैं क्या? वो बोलते हैं हाँ, तो आपने लोन बताया क्या? अगर उसने ना बोला तो फंस जाएगा नेचुरली, क्योंकि उन्होंने वो लोन बताया ही नहीं होगा। किराए के घर में रहते हैं तो 20 लाख कहाँ से लाया आपने? क्योंकि हो सकता है उनकी इतनी माली हालत ही ना हो। तो दिस ऑल्सो वी शुड ऑलवेज नो कि जो लीडिंग क्वेश्चन है वो आपका पूरा रिसर्च से ही आएगा, वो फैक्ट से ही आएगा। तो सारा चीजें आपको क्लाइंट को ही पूछना है और क्लाइंट ही आपको बताएगा कि रिसर्च ये पूरा मतलब है ना, लीडिंग क्वेश्चन ये फैक्ट का रिसर्च है। और आपको जो चार्जशीट आपने पढ़ ली, या फिर अगर वो सिविल मैटर है तो प्लेंट आपने पढ़ लिया, और जो एग्जामिनेशन चीफ है वो आपके पास है, तो फ्रॉम देयर यू कैन ऑलवेज मेक आउट कि आपको क्या करना है। तो लीडिंग क्वेश्चन इज ऑलवेज फ्रॉम दी फैक्ट्स, एंड इसका क्वेश्चन यस एंड नो में ही आंसर होगा। एंड सम आर द एग्जांपल्स आई हैव ऑलरेडी गिवन। तो दिस इज वेयर आई विल, ये जो काफी लंबा सब्जेक्ट है, इस पे बहुत बातें कर सकते हैं, बट आई हैव डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। तो आई विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 3-4 Saturdays on the same subject, and where we will cover the other aspects of the cross examination. Or cross examination, as I said, it can not be similar. So for today this is what. Thank you so much. एनी क्वेश्चन वी कैन, हम लोग वापस लॉग इन कर सकते हैं क्योंकि समय